मणिपुर ये जो स्टेट है इसका नेम का मतलब है लैंड ऑफ ज्वेल्स। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये जो स्टेट है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया, जिसकी जो हिस्ट्री है इट डेट्स बैक टू 33 AD। और ये स्टेट इतना खूबसूरत है कि इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनका कहना था कि ये इंडिया का स्विट्ज़रलैंड है। मगर ये जो स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का पिछले 1 साल से जल रहा है बिकॉज ऑफ द एथनिक क्लैशेस बिटवीन द कम्युनिटीज़। और ये जो क्लैशेस हैं वो स्टार्ट हुई थी ऑन 3 मई 2023 और आज इस पूरी एथनिक वायलेंस को 1 साल हो गया है। तो अब आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले 1 साल में मणिपुर के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया ताकि जो नॉर्मलसी है वो रीस्टोर हो सके। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन्द्र सिंह, उनका कहना है कि पिछले 8 महीने में जो वायलेंस है वो बहुत कम हो गया है, नॉर्मलसी जो है रीस्टोर हो रही है। लेकिन अभी भी जो 1 साल पहले हुआ था स्पेशली ऑन 3 मई, उसके जो स्कार्स हैं, बुरी मेमोरीज़ हैं, वो अभी भी प्रेजेंट है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये जो क्लैशेस हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अभी भी जो क्लैशेस हैं वो देखने मिलती हैं, स्पेशली बिटवीन मैतीज़ एंड कुकी-ज़ोमीज़। जो बीरेन्द्र सिंह है उनका क्लेम है कि धीरे धीरे जो पीस है वो रिटर्न हो रहा है, नॉर्मलसी आ रही है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं पिछले 1 साल भूल नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 साल में 227 लोगों की डेथ हो चुकी है, 227 पीपल आर डेड, 70,000 पीपल डिस्प्लेस हो चुके हैं अपनी जगह से। काफ़ी लोग जो हैं वो ना तो उनके बारे में पता है कि वो कहाँ हैं, उनकी डेथ हुई है या फिर उन्हें किडनैप कर लिया है, अबडक्ट कर लिया है, उनके बारे में कुछ नहीं पता है। उनकी फैमिली अभी भी उनका इंतज़ार कर रही है। कितनी सारी जो फैमिलीज़ हैं उनके घर छूट चुके हैं, वो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। और वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। और जो विजिलेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने जो पूरा लॉ है वो अपने हाथों में ले लिया है। और शायद इस सब के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अभी तक वो ढंग से इनिशिएटिव नहीं ले पाए हैं कि एक मीनिंगफुल डायलॉग करवा सकें बिटवीन द वॉरिंग कम्युनिटीज़। यानी वो कम्युनिटीज़ जिनके बीच में प्रॉब्लम है, जिनके बीच में क्लैशेस हैं, उनके बीच में जो है बातचीत कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक अलग ही एजेंडे पर है। उनका कहना है कि हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। जहाँ एक टाइम पर 11,000 FIR जो है फाइल हो रही थी, अब वो कम हो के सिर्फ 3,000 रह गई हैं। 3,000 FIRC फाइल हो रही हैं, जबकि पहले 11,000 हो रही थी। इसके अलावा जब ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे 4,500 वेपन्स जो थे उन्हें पुलिस आर्मरी से जो है लूट लिया गया था। वहाँ के जो ग्रुप्स थे उन्होंने लूट लिया था। और अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने वापस जो है 1,800 वेपन्स जो हैं उन्हें रिकवर कर लिया है, या फिर जो सिविलियंस हैं उन्होंने उन्हें सरेंडर कर दिया है। तो गवर्नमेंट जो है इसी बात से बहुत खुश है कि पिछले 8 महीने में इतना वायलेंस देखने को नहीं मिल रहा है जितना 3 मई को देखने को मिला था। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि पीस रीस्टोर हो गया है, अभी भी वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी जो है लोग मर रहे हैं, वायलेंस देखने को मिल रहा है, छोटे मोटे इंटरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस सब का रीज़न क्या है, 1 साल में क्या क्या किया और क्या होना चाहिए था। और ये जो इशू है इसके लिए हमें हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है, मणिपुर की हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 1 साल में मणिपुर में क्या क्या हुआ, कैसे ये जो क्लैश है, ये जो इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट हुए, और हिस्ट्री इन सब से कैसे कनेक्टेड है। हिस्टोरिकली ऐसा क्या हुआ था, क्यों जो मणिपुर है वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर जैसे तैसे जो है वो मणिपुर का पार्ट बना। और आज भी काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से मणिपुर और इंडिया के अंदर शामिल हुआ था वो गलत था, उसे फोर्सफुली शामिल किया गया था। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो मणिपुर है ये एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन किंगडम था जिसे जो मैती डायनेस्टी है वो रूल करती थी। लेकिन काफ़ी बार ये देखा गया कि इस जगह को जो है इन्वेड किया गया और अलग अलग स्टेट और अथॉरिटी ने इसे रूल किया। लेकिन फिर भी जो मणिपुर है उसकी अपनी लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है। करेंटली अगर हम देखें तो वहाँ पर 3.3 मिलियन पीपल रहते हैं और ये सभी डिवाइडेड हैं इनटू 39 एथनिक ग्रुप्स। इनफैक्ट यही वो जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वुमेन लेड पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ था। तो इसीलिए मणिपुर जो है बहुत फॉरवर्ड था, उनकी अपनी लैंग्वेज थी, अपनी स्क्रिप्ट थी। दो टाइम टू टाइम जो है इसे इन्वेड किया गया, लेकिन फिर भी वहाँ की जो एथनिसिटी है वो आज भी प्रेजेंट है।
तो अगर हम मणिपुर के कोलोनाइजेशन की बात करें तो इसे 4 टाइम्स जो है कोलोनाइज किया गया था इन इट्स रीसेंट हिस्ट्री। तो जो पहला कोलोनाइजेशन हुआ था उसे टर्म किया जा सकता है एज रिलीजियस कोलोनाइजेशन, जो कि 18th सेंचुरी में हुआ था। उस टाइम पर जो वैष्णविज्म है उसे मणिपुर के अंदर इंट्रोड्यूस किया था शांतिदास गोसाई ने, और उसे जो है फोर्सिबली स्टेट का रिलीजन बना दिया गया था। आज भी जो मणिपुर के लोग हैं उन्हें याद है कि कैसे जो मणिपुरी पुयाज हैं उन्हें जला दिया गया था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उन्हें जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ताकि कोई भी जो एविडेंस है ऑफ प्री वैष्णवाइट इंडिजिनस रिलीजन या फिर जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस थे ताकि उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके बाद जो सेकेंड वेव ऑफ कोलोनाइजेशन हुआ था इट केम इन 19th सेंचुरी विद द इन्वेजन ऑफ मणिपुर बाय द बर्मीज किंग हु वाज नोन एज द चाही तारेत कुंतकपा, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में 7 years ऑफ डिवास्टेशन भी कह सकते हैं। और ये जो इन्वेजन है इट टुक प्लेस फ्रॉम 1819 to 1826। इसके बाद जो थर्ड कोलोनाइजेशन था वो स्टार्ट हुआ जब ब्रिटिश जो है इट टुक ओवर मणिपुर इन 1891 आफ्टर द एंग्लो मणिपुर वॉर। और जो फोर्थ कोलोनाइजेशन हुआ था वो तब हुआ था जब जो मणिपुर था वो इंडिपेंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया ऑन 21 सितंबर 1949। अब अगर हम ये देखें कि कैसे जो मणिपुर है वो इंडिया से जुड़ा, इंडिया का पार्ट बना, तो इंडिया से जुड़ने से पहले क्या था, मणिपुर भले ही ब्रिटिश राज के अंदर था लेकिन वो एक प्रिंसली स्टेट था। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, ये वो स्टेट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ तो गए थे, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर तो आते थे, लेकिन वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स से गवर्न नहीं थे, यानी ब्रिटिशर्स उन्हें डायरेक्टली गवर्न नहीं करते थे, उनके पास अपना एक इंडियन रूलर होता था, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे इन स्टेट्स को, विच वॉज सब्जेक्ट टू अ सब्सिडरी अलायंस एंड द पैरामाउंसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इस तरीके से जो मणिपुर है वो ब्रिटिश के साथ जुड़ तो गया था लेकिन वो एक प्रिंसली स्टेट था। तो इस तरीके से जो मणिपुर था वो ब्रिटिशर्स के साथ तो था, जुड़ा हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर्स उसे डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, उसे एक इंडियन रूलर ही रूल करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स गए और ये बारी आई कि कैसे जो मणिपुर है वो इंडिया का पार्ट बने, तो इसके लिए 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है साइन हुए, और उसके बाद ही जो मणिपुर है वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इंडिया का पार्ट बना। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सो 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो जो मणिपुर के महाराजा थे उन्होंने इंडिया के साथ साइन किया एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी इसका मतलब ये था कि जो मणिपुर था वो अपना जो डिफेंस का कंट्रोल था, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन का जो कंट्रोल था वो किसको दे रहा था, इंडियन यूनियन को दे रहा था। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि ये जो साइनिंग है ये वैलिड नहीं है ड्यू टू द सिचुएशन एट दैट टाइम। जो सेकेंड डॉक्यूमेंट साइन हुआ था वो हुआ था द मर्जर डॉक्यूमेंट, और ये किया गया था इन 1949। तो इस टाइम पे जो मणिपुर के महाराजा थे उन्होंने मर्जर अग्रीमेंट साइन किया था, और फॉर्मली जो मणिपुर है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। लेकिन इसे भी कुछ लोग देखते हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फोर्स में जो है ड्यूरस में साइन हुआ था, ये सही नहीं था। अब जब 1949 के अंदर जो मणिपुर है वो इंडिया के साथ मर्ज हो गया था, तो सबसे पहले मणिपुर को एक पार्ट सी स्टेट बनाया गया। अब अगर हम पार्ट सी स्टेट की बात करें तो ये वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर जो चीफ कमिश्नर होता था वो इन स्टेट्स को रन करता था। तो पहले 1949 में जैसे ही मर्जर हुआ सबसे पहले इसे पार्ट सी स्टेट बनाया गया, उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन 1956, और फाइनली 1972 के अंदर जो मणिपुर है उसे पूरा स्टेटहुड मिला। अभी जो मणिपुर था वो इंडिया से मर्ज तो हो गया था, इंडिया में शामिल तो हो गया था, लेकिन मणिपुर के जो लोग थे वो बहुत खुश नहीं थे। उनकी बहुत सारे इश्यूज़ थे कि कैसे ये जो है इंडिया का पार्ट बना, और आज भी जो लोग हैं ये मानते हैं कि ये जो ढंग से पूरा मर्जर हुआ था या अंडर प्रेशर हुआ था, उस टाइम की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पोटेंशियल इन्वेजन था, इसकी वजह से जो है इंडिया ने दबाव डाला और मणिपुर को जाके मर्ज होना पड़ा। तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है अबाउट द फेयरनेस ऑफ द मर्जर, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो मर्जर था ये फेयर नहीं था। जिन टर्म्स के ऊपर ये मर्जर हुआ था दे वर अनफेयर एंड हेविली फेवर्ड इन इंडिया, जिसकी वजह से जो मणिपुर था उसके पास बहुत ही कम जो है ऑटोनॉमी रह गई थी।
इसके अलावा जो की आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि जो महाराजा हैं उन्होंने ये अग्रीमेंट जो है खुद से जो है साइन कर दिया और इसके अंदर कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं हुआ, मणिपुर के लोगों की कंसेंट नहीं ली गई, उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है रेज़ हो जाता है कि कैसे जो मर्जर है उसमें वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी जो विल है वो शामिल नहीं थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ हम एथनिक क्लैशेस की बात कर रहे थे जो पिछले साल हुई थी और हमें तो ये समझना था कि एक साल में मणिपुर में क्या क्या हुआ है और हम ये हिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी गई। काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सडनली नहीं अराइज़ हुई हैं। सोचिए आप उस टाइम से, इंडिपेंडेंस के टाइम से जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें ज़बरदस्ती इंडिया में शामिल कर लिया गया। वहाँ की जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन्हें लग रहा है कि हमारी बात सुनी ही नहीं गई, जो मेजॉरिटी लोग हैं उनकी बात सुनी जा रही है। तो इस वजह से जो हिस्ट्री है वो समझना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्हें ये समझना ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम इतने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है उसे हम ज़ोर ज़बरदस्ती से आर्मी को वहाँ पे रख के, सीआरपीएफ को वहाँ पे रख के ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम लोगों के दिलों में है और जब तक शांति से बैठकर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या क्या कंसर्न्स हैं वो नहीं समझी जाएगी, तब तक इस इशू का कोई भी जो है सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी वजह से अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कैसे जो वहाँ के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें अनफेयरली जो है इंडिया के अंदर शामिल कर दिया गया है और इसी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी वो अपने आप को अलग समझने लगी एंड दिस लेड टू द डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा जो मणिपुर के एथनिक ग्रुप्स हैं उनका जो डिफरेंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंड ओनरशिप प्रैक्टिसेस हैं, वो भी सब कुछ अलग है और इन हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस की वजह से ये जो टेंशन्स हैं वो और बढ़ गई कि जो लैंड है उसका राइट किसके पास रहेगा, कौन उसे यूज़ करेगा, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उस पे पहला हक जो है किसका रहेगा। तो आज भी अगर हम देखें तो मेन इशू क्या है, मेन इशू यही है कि जो मैतीज़ हैं, जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो मणिपुर के अंदर वैली एरिया में रहता है, जो ये ट्राइबल्स हैं वो हिली रीजन में रहते हैं। अब ट्राइबल्स के पास राइट है कि जो हिली रीजन की पूरी लैंड है वो उनके पास है, वो उसे यूज़ करते हैं, उसके रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जबकि जो मैतीज़ हैं जो वैली रीजन में रहते हैं, जो वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उन्हें वहाँ पर लैंड ओन करने का राइट उनके पास नहीं है। तो जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि अब मैतीज़ को भी जो है एसटी कैटेगरी में डाला जाए, जब ये मेन इशू चालू हुआ था जिसकी वजह से वायलेंस जो है स्टार्ट हुआ, तो वो क्या था, उनका कहना था कि अब मैतीज़ को भी जो है एसटी का रिजर्वेशन मिलेगा और अब वो भी जो हिली रीजन है वहाँ पर लैंड जो है वहाँ पे ख़रीद पाएंगे, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। तो आज भी जो मेजर झगड़ा है वो यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वहाँ के वो कौन यूज़ करेगा, उस लैंड को कौन ओन करेगा। और क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं वो आज के नहीं हैं, हिस्टोरिकली ये प्रॉब्लम रही है। अगर हम कुकीज़ की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, तो उनका कहना ये है कि वहाँ पर मैती गवर्नमेंट है और अभी भी जो वो गवर्नमेंट है वो मैतीज़ को फेवर करती है, उनके लिए ज़्यादा डेवलपमेंट करती है, उन्हें आगे रखती है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये हिल्स बचते हैं और वहाँ पे जो भी है, जो रिसोर्सेज हैं वो बचते हैं। अगर वो भी हमसे ले लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो इसी वजह से ये लड़ाई झगड़ा है और क्योंकि हिस्टोरिकली इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया गया ढंग से, इसीलिए ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और मणिपुर के अंदर जो है बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, अराउंड 39 अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके सबके अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने कल्चर्स हैं, अपने बिलीव्स हैं। तो सबका जो सेंटिमेंट है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को भी ऐसा लगा कि मेरा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या मेरे जो ट्रेडिशंस हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा, तो ऑब्वियसली उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होगी। तो इसीलिए इस पूरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इतना इजी नहीं है। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि इन सभी कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिलें, आपस में बात करें, अपने अपने जो इश्यूज़ हैं वो सामने रखें और उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो है कोई सॉल्यूशन निकाले उन सभी की प्रॉब्लम्स का, ताकि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात रखने का।
क्योंकि ये जो इशू है वो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो पूरा इशू है, एथनिक इश्यूज़ हैं, ये सामने आए जब मैतीज़ और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो है एक क्लैश हुआ ऑन 3 मई, जब काफ़ी सारे लोगों ने एक प्रोटेस्ट मार्च में जो है वो शामिल हुए थे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ताकि वो अपोज कर सके मैतीज़ की डिमांड को टू बी इंक्लूडेड इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। अगर हम प्रोटेस्टर्स की बात करें तो वो इंक्लूड करते हैं कुकीज़, जो कि वन ऑफ द लार्जर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है मणिपुर के अंदर। और काफ़ी महीने से जो ये कम्युनिटी है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो है आपस में इश्यूज़ चल रहे हैं, पर्टिकुलरली विद चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। क्योंकि कुकी कम्युनिटी का कहना है कि क्योंकि वो खुद एक मैती हैं, इसीलिए वो हार्बर करते हैं मैती मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट को। और कुकी ग्रुप का कहना है कि ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब से है जब से जो है बीरेन सिंह की गवर्नमेंट आई है और उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को जो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया है और ये डिक्लेयर किया कि ये सब एनक्रोचर्स हैं। जबकि जो अलिस्ड इमिग्रेंट्स हैं उनका कहना है कि वो मणिपुर के अंदर 1970 से रह रहे हैं, तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे हुए। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि कैसे जो पूरा इशू है इसे रिजॉल्व किया जाए। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि पिछले 1 साल से जब से ये इशू स्टार्ट हुआ, ये वायलेंस स्टार्ट हुआ, तब से लेके अब तक पिछले 1 साल में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो जब ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था 3 मई को लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उन्होंने अनाउंस किया कि एक कमेटी जो है बनाई जाए जिसके अंदर जो डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस कमेटी में शामिल हों। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं और जो भी डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं जिन्हें भी लगता है कि हमारे जो एथनिसिटी, हमारा जो ग्रुप है उसे ये रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब जो हैं इस कमेटी के अंदर शामिल हो ताकि जो हीलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। अब ये कमेटी तो बनी, बट दिस कमेटी इटसेल्फ रैन इनटू द इंटरनल डिफरेंसेस। तो जैसे जो है कमेटी फॉर्म हुई, लोग आए, लोग अपनी बात रखी, तो हीलिंग प्रोसेस तो दूर की बात है, उनके ही आपस में जो है झगड़े स्टार्ट हो गए, क्योंकि जो मणिपुर का पूरा इशू है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस वजह से जो सिचुएशन है वो आज भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाई है। स्पेशली वहाँ के जो लैंड होल्डिंग पैटर्न्स हैं वो आज भी वैसे ही हैं जैसे जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे थे, जो उस टाइम पे पॉलिसीज़ बनाई गई थी कि कैसे जो स्टेट है उसे 2 में डिवाइड कर दिया गया था, ट्राइबल डोमिनेटेड हिल्स और मैती डोमिनेट इम्फाल वैली में। तो अभी भी वो सेग्रीगेशन है और इसी लैंड होल्डिंग पैटर्न की वजह से अभी भी वहाँ पे इश्यूज़ जो हैं वो रहते हैं। दो ये जो इशू है वो एग्जिस्ट करता है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसा सेग्रीगेशन हुआ था वो आज भी प्रेजेंट है। तो इतना जल्दी इसको रिजॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन इस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या ड्यूटी थी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लोगों को विश्वास दिलाए कि हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। मणिपुर में जितने भी लोग हैं सब हमारे हैं, हमारे लिए सब इक्वल हैं। तो उन्हें ये बिलीव दिलाया जाए कि जो गवर्नमेंट है उन सब के लिए है, ना सिर्फ मैतीज़ के लिए या फिर ना सिर्फ कुकीज़ के लिए, सबकी जो भी डिमांड्स हैं उन्हें कंसिडर किया जाएगा। लेकिन भले ही जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने बहुत ही अच्छा काम किया, जो स्मगलिंग होती थी, ड्रग स्मगलिंग थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन उनके इस एक्शन की वजह से जो है वहाँ पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स बहुत थे, क्योंकि उन्होंने भले ही इलीगल माइग्रेंट्स की जो प्रॉब्लम थी उससे रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट वो ये भूल गए कि कैसे वो जो माइग्रेंट्स थे म्यांमार से वो एक कॉमन एथनिसिटी शेयर करते हैं विद द कुकीज़ ओमीज़। तो इस वजह से उनके लिए वो लोग, वो जो इलीगल माइग्रेंट्स थे वो उन्हीं के लोग थे, उन्हीं के एथनिसिटी को बिलोंग करते थे। और जब गवर्नमेंट ने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें इलीगल कहा, उन्हें ड्रग स्मगलर कहा, तो इसकी वजह से जो है वहाँ के लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई। और इन सब मेजर्स के दौरान जो कि वो ले रहे थे ताकि वहाँ के जो स्टेट की लाइवलीहुड है उसे इम्प्रूव कर सकें, जो कि है 3rd लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री। जी हाँ, जो मणिपुर है इट हैज़ दी 3rd लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री। जबकि एक टाइम था 1990s के अंदर जो ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था, इसमें जो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम थी वो मणिपुर की थी, लेकिन अब जो है इट हैज़ टेकन अ बैक सीट। और इसी को जो है रिवाइव करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो ये सब स्टेप्स ले रही थी। लेकिन अगर अब मणिपुर को हील करना है, वहाँ पे नॉर्मलसी रिस्टोर करनी है,
तो इसीलिए जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है उन्होंने भले ही काम किया है, वहाँ से जो इलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम था, जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उन्हें हटाया है, ड्रग स्मगलर्स को रोकने की कोशिश की है, काम अच्छा किया है, लेकिन इसकी वजह से मणिपुर के अंदर के जो इश्यूज़ हैं वो और बढ़ गए हैं। तो अब उनकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो वहाँ के लोगों के भरोसा दिलाएं कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं, मणिपुर एज अ स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो स्टेट को अपलिफ्ट कर सकें, वहाँ की लाइवलीहुड को अपलिफ्ट कर सकें। तो उस पे काम कर रहे हैं, ये विश्वास उन्हें वहाँ के लोगों को दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अब इन क्लैश की वजह से वहाँ के लोगों में जो है बहुत ही डिसकंटेंट है। उन्हें लगता है उनके साथ कौन है। ऑब्वियसली 70,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनके घर जो हैं वो अब कैंप में रह रहे हैं, वो अपने घरों में नहीं है, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ गया है। तो इसलिए उन्हें नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनके लिए कुछ कर भी रही है या नहीं। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो है लोगों में विश्वास दिलाएं, क्योंकि पिछले 1 साल में मणिपुर के अंदर पार्टीशन जैसे हालात हैं। जो मैतीज़ हैं वो इम्फाल वैली जो है वहाँ पर जो है रह रहे हैं, जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है, और जो कुकीज़ हैं वो हिली रीजन में रह रहे हैं, हिली एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ कुकी जो है वैली में भी रहते थे, कुछ मैतीज़ हिल रीजन में भी रहते थे, लेकिन अब जो है पार्टीशन जैसे हालात हो गए हैं। और इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए कई जो कुकीज़ हैं वो ये भी वॉइस रेस कर रहे हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें अलग कर दिया जाए, हम अपने एरिया को जो है खुद से जो है एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल इस तरीके से जो है पार्टीशन करना। तो इसीलिए अब ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों का विश्वास जो है वापस से जीतें। जो हिस्टोरिकल इश्यूज़ हैं जो इतने सालों से चले जा रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और इसके लिए एक मीनिंगफुल डायलॉग बहुत ही ज़रूरी है बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल दी कम्युनिटीज़ जो कि स्टेक होल्डर्स हैं मणिपुर के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लास्ट 1 ईयर इन मणिपुर, और कैसे जो मणिपुर की हिस्ट्री है वो आज भी जो है प्रेजेंट में भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। सो आई होप दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।